नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज पटना में बहुप्रतीक्षित जो महागठबंधन की बैठक होनी थी उसका आयोजन हुआ। उसमें 15 दलों के 27 बड़े नेता जो नामी नेता हैं उन्होंने शिरकत किया। उसमें से 6 तो मुख्यमंत्री थे, 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि बैठक बहुत बड़ी थी और भव्य भी थी। और इस बैठक से निकला क्या? नीतीश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सहमति बन गई है और एक और बैठक होगी जो कि शिमला में होगी, उसमें और भी चीज़ें फॉलो की जाएंगी और भी चीज़ों पर सहमति बनाई जाएगी। यानी कि आज की बैठक से क्या मंथन निकला है, आज हम इस शो में इनसाइड स्टोरी उसकी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, देखिए, एक भव्य आयोजन पटना के अंदर हुआ और कहा यह जा रहा है कि ये पहली तस्वीर है, लेकिन आज जो मथा गया उससे निकला क्या? सवाल तो ये है। एक ऐसा आयोजन जिसकी तैयारी करीब 6 महीने से चल रही थी और 6 महीने बाद आखिरकार सभी विपक्षी दल जो भारत में प्रमुख दलों में से एक है और अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ से गठबंधन के रास्ते जो हैं वो बड़े मुश्किल भरे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कई मुश्किल राहों को पार करना पड़ा है। और आप देखिए तो अधिकांश दल इसमें ऐसे हैं जो ईडी, सीबीआई और इस तरह की बाधाओं को पार कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कई दलों के नेता जेल में हैं। कई दलों के नेताओं पर खतरे की बादल मंडरा रहे हैं, उनके सर पर तलवार लटक रही है। कई नेता बेल पर हैं। और ये सब के सब जब जमा हुए तो इनका संकल्प ये था कि जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं उसकी मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देनी है तभी जाकर के वो सत्ता से हटेगी, हमारी मुश्किलें तभी खत्म होंगी। तो प्राइमरी कंसर्न तो ये है। सेकेंडरी कंसर्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक उसके एक फैलाव में जो वृद्धि हुई हाल के वर्षों में, और ऐसे राज्य जहां उसकी मौजूदगी नहीं थी उन राज्यों में भी वो बहुत मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति जताती चली गई 2019 के बाद। तो वो एक राजनीतिक भय भी क्रिएट करता है। पर इस दौर में हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी उस जोशो खरोश में कि अब तो सब कुछ हम कैप्चर कर रहे हैं, वो इस बात को भूल गई कि जो एक गठबंधन की राजनीति और समझदारी जो होती है उसको साधे रहना तब भी आवश्यक पड़ता है जब आप बहुमत में हैं। आप बहुमत में नहीं हैं तब तो आपको गठबंधन की राजनीति साधनी पड़ेगी। लेकिन जब आप बहुमत में नहीं हैं उस मजबूरी को बहुमत में होने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। तो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब शिवसेना, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, इस तरह के दल छोड़कर जाने लगे। वहाँ से उत्पत्ति होती है एक ऐसे विपक्ष की जो भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार इस बात से बड़े अंदर खाने दुखी थे, कभी भूल नहीं पाए कि उनके आंकड़े को 40 के आसपास ला दिया गया। जो कभी बड़े भाई की स्थिति में हुआ करते थे, 120-22 सीटें लड़ा करते थे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लड़ा करते थे बिहार में। वहाँ 243 सीटें हैं और 120-22 सीटें लड़ा करते थे और 117-18। तो ये जो सिंबॉलिक 5 ज़्यादा हुआ करती थी, ये जताने के लिए होती थी कि हम बड़े भाई हैं। और
उसमें वो 80-85 जीतते थे और मुख्यमंत्री बना करते थे। लेकिन 2020 के जो चुनाव थे, उस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ कि एक गणित चला गया। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के करीब बताए जाते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और लोक जनशक्ति पार्टी का अपना वोट बैंक। तो नतीजा ये हुआ कि वो आंकड़ा उनका 40-42 पर आ गया। ये अलग बात है कि सरकार बनवा दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उनको अंदर ही अंदर ये लग गया कि मुझे अब समाप्त कर दिया जाएगा। वो मौके के इंतज़ार में रहने लगे। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, सामाजिक न्याय के आंदोलन को उसने शुरू किया, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन बीच राह में जैसे लोग कहीं ना कहीं कुछ भटक जाते हैं, कुछ भटका दिए जाते हैं, तो उस क्रम में बहुत से उन पे आरोप लग गए और नतीजा ये हुआ कि वो सत्ता से बाहर भी गए, अंदर भी आए और उन्हें कई केसेस में जेल भी रहना पड़ा। सब कुछ उनकी अपनी प्रॉब्लम। ममता बनर्जी के साथ आप देख रहे हैं बहुत सी कंट्रोवर्शियल इश्यूज जुड़ी हुई हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक रूप से जब घेरने लगी तो प्रतिवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन नहीं कर पाई कि ये जो साथ जमा हो रहे हैं लोग, है ना, तो इनके जमा होने से हमारा कुछ नुकसान है भी या नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका को बहुत न्यून कर दिया और कांग्रेस इस पूरे प्रकल्प में पहले सामने नहीं आई। वो पीछे खड़ी थी और पहले जो है वो ये सारे राजनीतिक दल जिनका हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो तृणमूल हों, आरजेडी हों, ये तमाम ऐसे दल, ये जनता दल यूनाइटेड हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, इन्होंने आपस में पहले एका बनाया और अवसर की तलाश में कांग्रेस पार्टी थी। इस देश में कोई भी विपक्ष कांग्रेस के बगैर तैयार नहीं हो सकता है, ये सबको सैद्धांतिक रूप से पता था। लेकिन पहले खुद एक करना था सबों को और नीतीश कुमार इस अभियान पर निकले। इस अभियान का पहला कदम था जब पिछले साल जून के महीने में उन्होंने सरकार बदल ली। खुद मुख्यमंत्री रहे लेकिन सहयोगी उन्होंने आरजेडी को बना लिया। वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। उनकी एकमात्र मंशा यही थी। भारतीय जनता पार्टी तब भी शायद इस खेल को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाई कि आखिर उन्होंने अकारण ऐसा क्यों किया। कोई वजह होती तो समझ में आती। उन्होंने बदला ले लिया था चिराग पासवान से, उनकी पार्टी भी खंडित करा दी थी, अपने ही परिवार में दुराव हो गया और रामविलास पासवान के कोटे की सीट चिराग पासवान के पास न जा करके उनके परिवार में ही उनके चाचा को चली गई। तो उनका अपना बदला तो पूरा हो गया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं समझी। वहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बैठक में शामिल होने तक, सभी को एकजुट करने तक नीतीश कुमार को चलिए श्रेय जाता है, लेकिन नीतीश कुमार क्या सच में एकजुट कर पाए हैं विपक्ष को? क्योंकि बहुत ही कुछ तस्वीर ऐसी भी देखी गई कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, पहले ही चले गए थे, फिर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोग उठकर चले गए। तो सहमति पूरी तरीके से बनी है या नहीं बनी है? और शिमला में भी एक बैठक होनी है। देखिए, जो इसके पहले विपक्ष के कुनबे तैयार हुए हैं उनमें तो इससे भी ज़्यादा अफरा तफरी दिखती थी। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा डिसिप्लिन था। अच्छा। और जिस तरह से सब बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ होकर ही जाते हैं। अब तो ये ज़्यादा गंभीर दिख रहा था और इसमें मुझे इस बात की झलक दिख रही थी कि राजनीतिक रूप से दबाव जो झेला जा रहा है, अगर जवाब नहीं दिया गया तो अस्तित्व पर खतरा है। और यहीं से शुरुआत होती है विपक्ष में गठबंधन बनने में जो कॉम्प्रोमाइज़ेस करनी पड़ती हैं उसकी। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? आपको अपने अधिकार छोड़ने होते हैं। जब आप गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज़ और समझौते की बात करते हैं तो आप अपने अधिकार छोड़ते हैं।
ये अधिकार उस दबाव को कम करने के लिए छोड़ने में सहायक होता है। आज एक जगह बैठ करके जब सब लोग तैयार हो रहे थे कि हाँ लड़ना चाहिए, तो उस बैठने में इस बात की सहमति थी कि साहब हमें तो अब कोई ना कोई सैक्रिफाइसेस तो करनी पड़ेंगी, त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए करीब करीब सारे दल वहाँ पर तैयार दिखे। मैं मानता हूँ इस बात को कि पर्सनल प्रॉब्लम्स, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बात है ये तथ्यात्मक रूप से सही भी हो सकती है कि इनकी व्यक्तिगत दिक्कतें हैं जिस कारण से ये एक हो गए हैं। मसला वो नहीं है कि किस कारण से एक हो गए हैं, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल एक हो गए हैं और ये बहुत सुखद संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। विपक्ष के लिए क्या है? विपक्ष अभी, क्योंकि हर कोई वहाँ पर बैठकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहा था और कह रहा था कि बिल्कुल अब लगता नहीं है कि अगली बार आ गए अगर भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव तक होंगे, यहाँ से कह दी गई। जनता को ये बात समझ में आएगी या फिर जनता देख रही है सब कुछ कि किस तरह से हर कोई एक साथ आ गया है और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, लेकिन सबकी जो समस्याएं हैं वो अपनी अपनी पर्सनल ही हैं, तो जनता इस बात को समझेगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, यूपी में तो हमने देखा कि अखिलेश और माया एक साथ आ गए, बावजूद इसके बात नहीं बनी। तो जनता को समझा पाना वो बड़ा मुश्किल टास्क है। और दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या एकमतता बन पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। देखिए, जब मैं बात त्याग की कर रहा हूँ तो उसका इशारा दरअसल अपने हक को छोड़ने की तरफ ही है। कौन कितना छोड़ता है हक। जब कांग्रेस का शासनकाल था 2004 से 14 के बीच में, ईडी में केसेस राजनीतिज्ञों के खिलाफ 26 थी और कहा ही जाता है 2013-14 की बात कह रहा हूँ कि उसमें 14-15 केसेस या थोड़ा और ज़्यादा वो विपक्षीय नेताओं पर थी, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी केसेस 7-8-10 केसेस बना रखी थी। ये केसेस हेल्प करती हैं राजनीतिक रूप से। आज वो केसेस बढ़ गई हैं 125 के आसपास और इसमें 5-6 केसेस छोड़ दीजिए तो सारी की सारी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही है। मैं पॉलिटिकल केसेस की बात कर रहा हूँ, राजनीतिज्ञों के खिलाफ जो केसेस, वैसे तो हजारों की संख्या में हो। तो मजबूरियां तो हैं और मजबूरियों का निवारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पद से हटे तभी हो सकता है ना। तो सीटों के गठबंधन तक तो जाएंगे ही, नहीं जाने का प्रश्न कहाँ है, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं जा पाए तो 2024 के चुनाव के बाद ये मुश्किल सामने आएगी कि राज्यों में बचाएं कैसे अपनी स्थिति। और कांग्रेस ने इस बात को भापा। कांग्रेस के नेता इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि देर सवेर हमारा बुलावा तो आना ही है, पर इनकी गंभीरता का आकलन किया जाए। तो आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जब कहा कि सलमान खुर्शीद से पटना में थे वो कि आप आइए, इनको हम 100 के नीचे लिमिट कर देंगे, आप नेतृत्व दीजिए। और उसके बाद खुद वो दिल्ली पहुंचे, मुलाकात की। 1-2 महीने फिर भी मामला जो है वो बड़ा शांत रहा क्योंकि कर्नाटक के चुनाव सामने थे। राहुल गांधी की यात्रा उसके पहले चल रही थी, फिर कर्नाटक चुनाव आ गए, कर्नाटक चुनाव संपन्न हुए। वो जो कर्नाटक चुनाव से जैसे कहते हैं कि कैटालिटिक इफेक्ट है ना, अचानक से फिर विपक्ष को एक ऊर्जा मिली और कांग्रेस को लेजिटिमेसी मिल गई। विपक्ष को ऊर्जा मिली और कांग्रेस को वैधता मिल गई कि वो सबके आगे आकर के खड़ी हो जाती है। तो सब कुछ अपने आप चीजें जो है वो दे आर फॉलिंग इन द राइट प्लेसेस। अब यहाँ के पटना के बाद एक और बैठक आज ही तय हो गई है, यानी कि सिलसिला कायम है। होना क्या है, कोई अभी सरकार में तो आए नहीं है कि मंत्रिमंडल और उसके बाद क्या काम करना है इस पर बात हो। चुनाव लड़ने में कौन कहाँ लड़ेगा ये तय होना है। मोटे तौर पर सबके दिमाग में तय है कि कौन कहाँ लड़ेगा, ये भी तय है। सही बात है, ज़्यादातर छत्रप है, सभी छत्रप पता है कांग्रेस को छोड़कर। और
उनको ये है कि हम कितनी सीटों पर मना लें कांग्रेस को, कि कांग्रेस ना लड़े उतनी सीटों पर। कि बस भाई इतनी सी आप बात है। जो है कितना हम छोड़ रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए आप कितना एकोमोडेटिव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो शको सुबह है लोगों को इस बात को लेकर के, ये बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई संशय है, बात बढ़ेगी आगे। आपको पॉजिटिविटी नजर आई क्या उस बैठक में? मुझे लग रहा था थोड़ा संकोच और हर कोई अपनी अपनी तरह से बात करने, मतलब वो एकजुटता वाली फीलिंग या फिर वो नज़र नहीं आ रहा था, वो कहीं कमी थी। वो बातचीत के दौरान क्या बातचीत हुई है ये तो पूरी तरीके से खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें अब आएंगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। आपको लगा? मेरी एक मुलाकात हुई थी एक ऐसे नेता से जो नीतीश जी के साथ हैं इस पूरे प्रयास में, तो वो भी बहुत पॉजिटिव आउटकम पहले ही मीटिंग में आ जाएगा इसको लेकर आशान्वित नहीं थे। उन लोगों की कोशिश ये थी कि किसी तरह से पटना की बैठक जो है वो हो जाए। उसके होने में एक विचार का जन्म हो जाता है, उसके नहीं होने में वो बिखराव रहता है। सही बात है। तो आज उस विचार का जन्म हो गया, पहला कदम बढ़ा दिया गया। हाँ, कि हम 1-to-1 फाइट करेंगे बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये संदेश जो है ना, यही संदेश अपने आप में 24 में विपक्ष को थोड़ा और ताकतवर बना देता है। ये संदेश मात्र कि बहुत सी सीटों पर 1-to-1 फाइट करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आज की बैठक से कमजोर हो गई ऐसा नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ज्यादा मुश्किल हो गई ये कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीत करके आई है, उसमें अगर कॉम्बिनेशन उसे माकूल न मिले तो वो जीत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि गैर भाजपा वोट अगर डिवाइड ना हो तो उसे जीत नहीं मिलेगी। तो उसे एक नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी उन सब जगहों पर जहां जहां मान लीजिए कि 1-to-1 फाइट होता है। मैं अभी भी इस बात को लेकर के संदेह में हूं कि 1-to-1 फाइट ज्यादातर जगहों पर हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पर क्या है कि एक मैसेज जब पटना से निकला ये 1-to-1 फाइट करना है, और ये जनता अगर रिसीव कर लेती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी जनता अगर ये रिसीव कर लेती है कि हमें साहब 1-to-1 वोट देना है, तो मैंने देखा कर्नाटक के चुनाव में देवेगौड़ा जी की पार्टी को वोट ही नहीं दिया लोगों ने। कुछ सीटें जिता दी जो कि उनका पॉकेट भरो था, तो वहां तो चलिए ठीक है, उस कैंडिडेट की वजह से खुद उस कैंडिडेट का अपना इतना ज्यादा, तो वो सब सीटें भले जीत गए, लेकिन जो ओवरऑल एक मिजाज जिसको कहते हैं, मूड जो कहते हैं, वो ये था कि साहब हमें कांग्रेस को वोट देना है इस बार। अब आप कितने भी दल वहां खड़े कर लीजिए, कितने भी उम्मीदवार खड़े कर लीजिए, अगर ये मस्तिष्क में आ गया कि जो भी मजबूत खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें उसको वोट देना है, तो फिर कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर कहां कहां लड़ जा रहा है। तो ये विचार लोगों के बीच ले जाना है। दरअसल विचार ही मैटर करता है। लोकसभा चुनाव सेंटिमेंट्स पर होते हैं, वो एक तरफा सेंटिमेंट किसी की तरफ हो जाता है तो आप देखते हैं कि सबकी जमानत जब्त करा देता है वो। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से जीत करके आए। जनरल वीके सिंह कोई बहुत अथाह पॉपुलर आदमी हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा है, और राजनाथ सिंह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पर जिस तरह की उन्होंने जीत रजिस्टर की, उसके पहले राजनाथ सिंह जी उसकी आधी जीत भी रजिस्टर नहीं कर पाए थे, और बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने धूल चटा दिया वहाँ पे। वो जो लहर कहते हैं, लहर जिसको कहते हैं। तो वो जीत जनरल वीके सिंह की नहीं थी। मात्र एक मुझे याद पड़ता है, उनके खिलाफ खड़े थे कांग्रेस के राज बब्बर, उनकी जमानत बच पाई थी। 5 बार के सांसद हैं राज बब्बर, बस बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जमानत बचाई। बाकी जितने भी उम्मीदवार खड़े थे उनकी तरफ जनता ने देखा भी नहीं। लेकिन जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर
ये दल एक साथ आने से मना कर दे, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ केजरीवाल जी क्योंकि केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे और ये एक नेगेटिव एक इमेज जाती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। अगर आप समय निकाल कर, आप मानते हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर 6 थे, पूर्व मुख्यमंत्री 5 थे, तो मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके पास शेड्यूल जो है आपका थोड़ा टाइट होता है, लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठते 10-15 मिनट, इतना शेड्यूल किसी का नहीं हो सकता, जबकि आप इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि कांग्रेस इस बात पे माने कि वो अध्यादेश को लेकर हमारा सदन में साथ देगी, इसको लेकर वो साफ साफ कहें, नहीं तो शिमला समझौता जिसकी चाहत पाले बैठे हैं ये विपक्ष वाले, हम उसमें साथ नहीं होंगे। अब इसका देखिए, मैंने एक कांग्रेस के नेता से बात किया था और उन्होंने बड़ा अलग पर्सपेक्टिव मुझे दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जान गए कि जीत हो रही है विपक्ष की। अच्छा। हमने कहा अरे गजब का इंटरप्रिटेशन है आपका। बोले हाँ, वो समझ गए हैं, वो समझ गए हैं कि जीत हो जाएगी और फिर सत्ता में हम ही तो होंगे। हाँ। तो हमसे पहले बीमा करा लेना चाह रहे हैं। पहले से ही इंश्योरेंस करा लेना चाह रहे हैं कि आप अगर आ गए तो आप हमें वो सारे पावर्स दे देंगे जो हम मांग रहे हैं, ये बीजेपी वाला नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि तो फिर आप लोग ये देते क्यों नहीं है पावर? तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि साहब ये देखिए, ये गलत है, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो गलत है। दिल्ली अर्ध राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पंजाब में ऐसा नहीं किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कदम का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बारीकी से पढ़िए। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह से एक अफसर के पैरवी, 2 अफसर के पैरवी को लेकर के आपस में खींचतान जो है, ये 8 साल से मामला चल रहा है। आप कानून बनाइए, केंद्र को उन्होंने कहा है, और तय कीजिए कि आप चाहते क्या है। भाई कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, वो संसद में कानून बना सकते हैं। अगर वो ये कानून बना देते हैं कि दिल्ली में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग है, दिल्ली के फेडरल नेचर को देखते हुए हम अपने पास रखेंगे, तो कानून बनने के बाद तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में वो कानून चैलेंज होता है और वहां वो खड़ा रह जाता है, तब तो फिर ऐसा कोई नहीं चैलेंज कर पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कानून बनाइए केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा। केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है क्योंकि सदन जो है वो अभी सत्र में नहीं है। वो सत्र तो अभी मानसून सत्र लगेगा थोड़े दिनों में। तो क्या कर सकते हैं केंद्र वाले? अध्यादेश ला सकते हैं, जिसको कि फिर वो कानून बनाएंगे जब सत्र लगेगा। तो उन्होंने अध्यादेश ला दिया है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया है कि तुम्हें अधिकार है। उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है कि आप ये अधिकार इनसे ले लो, वो अधिकार उनको दे दो, ये नहीं है सही। एक सिलसिला होना चाहिए, एंड दैट शुड बी डिफाइंड बाय लॉ। तो केंद्र को उन्होंने कहा है कानून बनाइए, उसका रिव्यू हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन आप कानून बनाइए, क्योंकि कानून नहीं बन सकता था तो ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए हैं वो, और ऑर्डिनेंस में अपनी मनमानी कर ली है, या ऑर्डिनेंस में जो भी उन्होंने किया है। तो अब ये बात उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मनमानी की गई हो और थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन जो पावर है वो पावर लाई करेगा केंद्र के पास। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के राजधानियों में, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो वॉशिंगटन हो, चाहे वो बर्लिन हो, वहां पर जो केंद्रीय सत्ता होती है उस कैपिटल सिटी विशेष की वजह से वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, और इसीलिए अर्ध राज्य होता है। तो हमारे दौर में भी शीला दीक्षित जी ने कभी नहीं मांग की, और उन्होंने एक काल अपना सत्ता जो है वो तो तमाम विरोध के बावजूद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़कर के चलाया, उसमें भी ये मांग नहीं उठी थी और उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। केजरीवाल जी का रहना ना रहना कितना मायने रखता है? दिल्ली और पंजाब की बात है, 7 सीटें दिल्ली में, बाकी पंजाब में। देखिए केजरीवाल जी साथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जी हाँ। केजरीवाल जी की ज़मीन
कांग्रेस से छीनी हुई जमीन है। सबों की जमीन कांग्रेस से छीनी हुई जमीन है। पर इस बात को बहुत अरसा हो गया है। केजरीवाल जी का उदाहरण ताज़ा तरीन है। तो केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो भ्रष्ट पार्टी बता के। अब देखिए, अभी तो उन्होंने कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो चोरी करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गहलोत जी इतने पोस्टर छपवा रहे हैं, काम किया होता 5 साल तो ये होर्डिंग नहीं लगवानी पड़ती। फिर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़िए, हम मध्य प्रदेश हरियाणा छोड़ देंगे। यानी कि कांग्रेस के खिलाफ लाइन वो लगातार ले रहे हैं। उनको पता है, उनको वहीं वहीं समर्थन मिलता है जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है ऐसा नहीं, कांग्रेस कमजोर पड़ती है जहां पर, तो वो अपनी इस यूएसपी को त्याग देंगे क्या? एक ही प्लेटफॉर्म पर है वो, हाथ उठाए हुए राहुल गांधी के साथ वो कैसे लगेंगे? तो उन्हें एग्जिट पॉइंट चाहिए था। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जिट पॉइंट उनका मददगार बन रहा है। वो साथ नहीं आएंगे और वो पंजाब और हरियाणा की अपनी ज़मीन बचाएंगे और अपनी ज़मीन को फैलाएंगे। ये देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है और केंद्रीय सत्ता को चैलेंज करने वाले लोग अब नए तरीके से सामने आ रहे हैं। लोकतंत्र को पहले लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस से बचा रहे थे, अब बीजेपी से बचा रहे हैं। अब इंदिरा जी के खिलाफ थे वो हैं। अब जो है उनके लड़के इंदिरा जी के पोते के पास आके कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाइए। देश बदल रहा है ना। राहुल जी को तेजस्वी जी कह रहे हैं साहब देश बचा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि बहुत चीज़ें बदल रही हैं और उस बदलाव के केंद्र में ये बैठक जो है वो एक नए विचार की शुरुआत है। इस नए विचार को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं क्योंकि ये 6 महीने बाद सामने आया है। इसका रूप आज जो दिखा है शायद वो न रहे जब ये फाइनल आकार ग्रहण करे, लेकिन इतना मान करके चलिए कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी को विपक्ष का सामना करना पड़ा था उससे तो अलग रहेगा इस बार मामला। उससे अलग रहेगा और कितना अलग रहेगा, कितना मजबूत रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा हम सबके लिए। और क्योंकि जनता को ही तय करना है। आपको क्या लगता है, हमारे जो दर्शक हैं वो इस पटना वाली पहली बैठक की तस्वीर से क्या कुछ समझ पा रहे हैं? क्या कुछ उनको लग रहा है कि विपक्ष कितना मजबूत है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।